नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पार्ट जो हम लोग पॉलिटी यहाँ तक ख़त्म कर चुके थे, यहाँ कोना तक मतलब नीचे तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग को शुरुआत करना था ऊपर से, राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। पेज नंबर 243 देख लीजिएगा आप लोग। पॉलिटी भारतीय संविधान हम लोग शुरू करते हैं लूसेंट। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, सबसे पहले नियुक्ति जो होगा उस संबंधी से अधिकार क्या है, नियुक्ति को लेकर हम देखिएगा। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। देखिए, राष्ट्रपति जानते हैं सबसे ऊँच होता है, भारत का प्रधानमंत्री को नियुक्ति वही करेगा, नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को भी वो नियुक्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको भी क्या करेगा? वो नियुक्त करेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी नियुक्त करेगा, राज्यों के राज्यपाल को भी नियुक्त करेगा, साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त को भी वो नियुक्त करेगा। भारत के महान्यायवादी को भी वो नियुक्त करेगा। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको भी नियुक्त करेगा। संघीय लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी होते हैं उसके आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करेगा। संघीय क्षेत्रों में मुख्य आयुक्तों को नियुक्त करेगा। वित्त आयोग के सदस्य जो हो गए, भाषा आयोग के सदस्यों को, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों को और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को भी नियुक्त करेगा। भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों को भी नियुक्त करेगा। साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों जितना भी है सबको नियुक्त करेगा। कौन? राष्ट्रपति। विधायी शक्ति में देखा जाए तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ये क्या है? अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। पहला है संसद के सत्र को आहूत करना और उसको सत्रावसान भी करना। आहूत मतलब उसको गठन करना, मतलब उसको बुलाना, और सत्रावसान मतलब उसको भंग करना। तो सत्रावसान करना तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार इसको है। लोकसभा को भी भंग कर सकना है, इसका अधिकार है। किससे? अनुच्छेद 85 के तहत ये क्या कर सकता है? वो आहूत कर सकता है या फिर सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। संसद दूसरा नंबर का है, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। अनुच्छेद 86 में क्या कह रहा है कि संसद के एक सदन या फिर एक साथ सम्मिलित सदन, दोनों सदन को भाषण दे सकता है। इसकी शक्ति है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 86 के तहत। 85-86 में क्या दिया हुआ है? शक्ति दिया हुआ है राष्ट्रपति का, है ना। सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, भंग करना, ये सब 85 में है। और दोनों को सदन में भाषण दे सकता है, अभिभाषण दे सकता है, वो 86 में है। तो 85-86 हम लोग देख लिए। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति अनुच्छेद 87 देता है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन जो होता है उसके पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति अनुच्छेद 87 देता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद द्वारा जो पारित होगा विधेयक, लास्ट में जब राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा? उस पर साइन करेगा, अनुमोदन देगा, उस पर कानून बनाता है, तब जाके वो कानून बनेगा। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। मतलब कि संसद में जो निम्न विधेयक को पेश करना है, निम्न मतलब जो नीचे दिया हुआ है ABCD जो भी, अगर इसको पेश करना है तो हम लोग राष्ट्रपति की पहले सहमति लेंगे पेश करने से पहले। पहला कौन सा है निम्न विधेयक में? तो देखिए, नए राज्यों का निर्माण, अगर कोई भी नया राज्य है उसका निर्माण करना है तो पहले हम लोग राष्ट्रपति से सहमति लेंगे। वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में सीमा में अगर बदलाव करना है तो वही हमारा आर्टिकल 2 और 3, इसमें जो परिवर्तन करेंगे हम लोग किससे पूछ के करेंगे? तो राष्ट्रपति से पूछ के करेंगे। धन विधेयक को, दूसरा क्या है? धन और विधेयक। धन विधेयक आर्टिकल 110 में, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक आर्टिकल 10 में है। ये भी पेश करने से पहले क्या किया जाएगा? तो पूछ के किया जाएगा। और आपको पता होगा कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, संचित जो निधि है पैसा, उसमें जो खर्च करने वाला विधेयक है, उसमें से निकालने वाला जो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वित्त विधेयक, ये अनुच्छेद 117 के 3 में आता है। तो हमारा ये क्या है? तो संचित निधि से जो व्यय करना है, खर्च करना है, उसके लिए विधेयक पास किया जाएगा। वो भी सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे पेश करने से पहले, जो आर्टिकल 117 में है। धन विधेयक 110 में है। ऐसे कर आधान पर जिसमें राज्य हित जुड़ा हुआ हो, प्रभाव डालने वाले विधेयक को पेश करने से पहले अनुमति चाहिए राष्ट्रपति की।
राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक। राज्य हो गए, उन राज्यों के बीच में व्यापार, वाणिज्य और समागम जितना पर निर्बंध मतलब नियम लगाने वाले विधेयक जो पास किया जाएगा अनुच्छेद 304 के तहत, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा पास। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है, साधारण विधेयक है पर दोनों सहमति में कोई भी असहमत है, तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाता है 108 के तहत। 112 में बजट दिया हुआ है, चलिए बढ़िया है, 112 में बजट है। 113 में क्या है तो देखिए, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, यह अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 113 कहता है। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार रखता है। संसद जो है सदस्य के जो है मनोनयन का अधिकार। देखिए, राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसी समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई थी। मतलब कि जो राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व नहीं होने पर, अगर कोई नहीं हो रहा है, तब क्या कर सकता है वो, राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है अपने से, और ये शक्ति उसको मिला है संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत, एंग्लो इंडियन, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त भी कर दिया गया। तो जो एंग्लो इंडियन को 2 वो मनोनीत कर सकता था अनुच्छेद 331 के तहत, उसको ख़त्म कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाकर। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। 12 व्यक्तियों को किस आर्टिकल के थ्रू, तो 80 के 3। देखिए, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को किसमें कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्य सब में दक्षता रखने वाले को क्या कर सकता है, तो वो राज्यसभा में नामजद कर सकता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 80 के 3 के तहत। आर्टिकल 80 के 3 के तहत 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, नामजद कर सकता है, कला क्षेत्र में, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान सब चीज़ में, है ना। 80 के 3 को याद रखिएगा, आर्टिकल 80 के 3 के तहत 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वैसे ही राज्यपाल भी करता है, उसको आगे मिलेगा पढ़ने। तो ये याद रखिएगा, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति किस आर्टिकल के थ्रू, तो अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। अध्यादेश आदेश दे सकता है, आधा आदेश जिसको बोला जाता है अध्यादेश, जिसका प्रभाव ना होता है ना, संसद के अधिनियम के बराबर ही होगा। संसद उस समय रुका हुआ है, तो ये खुद से भी चाहेगा तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश बना सकता है, नियम बना सकता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। संसद सत्र शुरू हो गया तो उसका 6 सप्ताह तक रहेगा। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। किस पर, राज्य सूची पर। राज्य सूची पर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है कि वो अध्यादेश जारी कर सके। जब वो सत्र क्या रहेगा, स्थगन रहेगा, तभी वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और 6 महीना तक वो रहेगा लागू राष्ट्रपति राज्य सूची, ठीक ना। और वो राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है जब दोनों सदन सत्र में रहेगा तब। कोई नहीं है, सदन स्थगित है, तब जाके वो अध्यादेश जारी कर सकता है। मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट जरूरी मिल गया, आज ही सब करना है, तो कर सकता है। सैनिक के शक्ति देखिए, सैन्य बलों के सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित रहता है। राजनैतिक शक्ति क्या है, तो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि करना है तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। भले वो हमें प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन नाम रहेगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, विदेश के लिए भारत के राजदूतों का भी नियुक्त करेगा, एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी यही करेगा। क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति को मिला हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। उसको प्रविलंबन बढ़ा घटा सकता है, छोटा कर सकता है, क्षमा दे सकता है। क्षमा में अगर दंड और बंदीकरण दोनों हटा भी दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त भी कर दिया जाता है।
लघुकरण मतलब कम करना, लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड का है तो उसको लघु कर कठोर कारावास दे दिया जाएगा, साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दिया जाता है। परिहार मतलब अवधि, टाइम कम कर दिया जाएगा। जैसे 2 साल के लिए कोई कठोर कारावास है, उसको 1 साल कठोर कारावास कर दिया जाएगा। प्रविलंबन में क्या होता है तो देखिए, प्रविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्यु दंड है, उसको रोक लगा देता है ताकि दोषी व्यक्ति ये क्षमा याचना कर सके। प्रविलंबन मतलब रोक लगाना, प्रविलंबन मतलब रोक लगाना। विराम में किसी दोषी के सज़ा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है। जैसे गर्भवती स्त्री है, उसको सज़ा को कम कर दिया जाएगा। ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। वैसे स्टेट में भी कर सकता है राज्यपाल, लेकिन उसको मृत्युदंड के लिए रोक नहीं लगा सकता है राज्यपाल। चलिए, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर कर दे सकती है। मान लीजिए कोई आतंकवादी है, वो राष्ट्रपति को याचिका दायर किया, राष्ट्रपति ने उसको खारिज कर दिया, फिर दोबारा वो याचिका दायर नहीं कर सकता है जब एक बार खारिज हो गया तो। यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भी आपको पता हुआ, इमरजेंसी लगा सकता है राष्ट्रपति। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। 52 है ना। आगे देखिएगा 56 और 60। 352 देखिए, मंत्रिपरिषद के परामर्श से, मैंने मंत्रिपरिषद क्या करेगा? अपना परामर्श देगा। परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण हो गया भारत पर, अब किसी देश पर, तो सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने के उत्पन्न आया 360, मतलब राज्य में कोई भी कार्य विफल हो गया, दंगा फसाद हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 356 आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसमें है? 356 में राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात, पैसों से रिलेटेड कोई मतलब है, 360 आर्टिकल 360 के थ्रू वित्तीय आपात लगा सकता है। न्यूनतम अवधि 2 माह तक ये कम से कम लगा सकता है, अधिक से अधिक बहुत लगा सकता है। न्यूनतम अवधि है 2 माह, वित्तीय आपात लगा सकता है अनुच्छेद 360। तो हम लोग पहला था 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। दूसरा है राष्ट्रपति का शासन, 356 राष्ट्रपति शासन है। वित्तीय आपात है 360, वित्तीय आपात है 360, है ना। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा कि आप मानवे करेंगे। बस परामर्श कोई लिया जाता है तो जरूरी थोड़ी कि मानवे करेंगे। तो राष्ट्रपति भी किसी सार्वजनिक महत्व के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श लेता है, किस आर्टिकल के थ्रू? 143, आर्टिकल 143 के तहत, लेकिन वह यह इस पर परामर्श ले सकता है, इससे बाध्य रहेगा? नहीं, बाध्य नहीं रहेगा, बस परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति देखते हैं। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, चाहे वो यही वीटो होता है, शक्ति। तो संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत देखिए कह रहा है, उसकी शक्ति जो होती है, संविधान के अनुच्छेद 111 में वीटो लिखा हुआ है। पहला देखिए कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, उसको दे दे, चलिए बढ़िया, पास कर दे। दूसरा है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, मन करेगा तो कुछ भी कर लेगा, अपने पास रख लेगा, ना हम बताएंगे इसको पास करेंगे, ना हम बताएंगे इसको ख़त्म करेंगे, तो मेरी मन के डिपेंड रहता है, तो सुरक्षित रख सकता है अपने पास जेब में। तीसरा विधेयक कहता है कि वह धन विधेयक को छोड़ दिया जाए, धन विधेयक को छोड़कर संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा भी सकता है, वापस लौटा सकता है। तो तीसरा विधेयक कहता है, लेकिन धन विधेयक को लौटा सकता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन फंसाएगा, क्या धन विधेयक को राष्ट्रपति लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है, धन विधेयक को पास करना ही पड़ेगा। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। हालांकि कह रहा है यदि संसद को इस विधेयक पर पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति को दोबारा अगर देगा ना, तो तब उनको स्वीकृति मानना ही पड़ेगा, दोबारा देगा तब। पहला में वो लौटा सकता है, तीसरा नंबर वाला से। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है। क्या होती है? यही वीटो शक्ति कहलाता है। 3 को जो हम लोग देखे थे, आर्टिकल 111 में है वीटो शक्ति।
अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। वही हमारा जो यहाँ पे 2 नंबर पे देखे थे। तो हम लोग वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। वीटो का मतलब क्या होता है? रोकना। वीटो का अर्थ क्या होता है? रोकना, जिसका अर्थ होता है रोकना। वीटो क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। वीटो लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है पारित विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रख सकता है। निलंबनकारी वीटो जो विधायिका के द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सकता है। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, जो कि हम लोग देख सकते हैं। अत्यंतिक वीटो वही होता है, देखिए इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिससे वह संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास रख सकता है, न बताएगा हाँ या ना। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है, रुक जाता है। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहला, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का सदस्य जो मंत्री न हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक हो उसको अपने पास रख लेगा। सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे, तब उसको रख सकता है अपने पास। अच्छा, दूसरा में हम लोग देखे थे निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पास भेजती है, तो वह उस राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी बन जाता है। ये पीछे भी हम लोग देख लिए थे। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित करना निरस्त किया जा सकता है, पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। किसका प्रयोग? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। यही निलंबनकारी मतलब कि उसको लौटा नहीं सकता है, लौटा नहीं सकता है धन विधेयक को। ये हम लोग देख चुके थे पीछे भी। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, लौटा नहीं सकता, जिसको निलंबनकारी कहते हैं। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे ही देता है, उस समय दे देता है जब संसद उसकी पुनर्नुमति से प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि जब संसद उसी की पूर्वानुमति से प्रस्तुत करता है तो उसको तो देना ही पड़ेगा। वही उससे पूछ के पेश करता है संसद। हम लोग पीछे भी देखे थे। जेबी वीटो और राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि जेबी वीटो 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र उसे लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। यही है जेबी वीटो। सबसे पहले किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था? जेबी वीटो का राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने चौथे नंबर के जो निर्णय क्या किया था? तो कोई निर्णय नहीं लिया था। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रपति मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन से संबंधित अगर कोई होगा ना तो उस लिए कोई वीटो उसका काम करेगा राष्ट्रपति का। संविधान में जब संशोधन किया जाएगा तब, नहीं तो ऐसा है संविधान संशोधन कर रहे हैं वो अपना रोक लगा दे, तब संविधान संशोधन ही रुक जाएगा। तो संविधान संशोधन में वो अपना वीटो प्रयोग नहीं कर सकता है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। यही नियम लाया गया था एगो, पहले तो था वीटो, लेकिन बाद में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया ऐसा एगो 1971 में कि अब क्या कर सकता है राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे ही सकता है संविधान संशोधन को लेके। तो 24वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। 24वां संविधान संशोधन किससे है? तो संविधान संशोधन से खुद से रिलेटेड है 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें राष्ट्रपति को बाध्यकारी किया गया है कि वो स्वीकृति देगा ही देगा। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो देखिए। राज्य के जो राज्य को लेकर कोई विधायिका बने, नियम बने, उस पर राष्ट्रपति का वीटो क्या कहता है देखिए। राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनेगा जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो, उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। वे किसके पास आ गया? जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित करके
राज्यपाल के विचारार्थ के लिए स्वीकृति के लिए लाया जाए कि राज्यपाल इस पर स्वीकृति देगा, तो उसके पास भी उतना पावर है। 200 के आर्टिकल 200 के तहत, कौन के तहत? आर्टिकल 200 के अंतर्गत 4 विकल्प है, ठीक ना। धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक धन विधेयक न हो को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लौटा भी सकता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। मतलब कि ये जो भी हम लोग देखे थे ऊपर राष्ट्रपति जैसा, वैसा सेम टू सेम राज्यपाल भी करता है, लेकिन इसमें एक और जुट गया है, राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। मतलब ये राष्ट्रपति का मान के चलिए नीचे रहता है, इसीलिए वो राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए रख सकता है, आरक्षित कर सकता है। चौथा नंबर में एक्स्ट्रा वो जुड़ गया, ठीक ना। जैसे राष्ट्रपति का वीटो पावर था 111 के तहत, इधर 200 के तहत राज्यपाल का वीटो पावर मान के चलिए, है ना। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाएगा ना, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प फिर आ जाएगा 201 के तहत। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है, या फिर वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। ये राज्य के लिए कह रहा है। वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है। राज्यपाल जो रखा था 200 के तहत, तो अब कौन आ गया? 201। अब 201 में ये कहा गया है कि वो अपना राष्ट्रपति, उसके पास 3 विकल्प है ये करने के लिए, या फिर वो स्वीकृति दे दे, या फिर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, या फिर राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है, अगर धन विधेयक हो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर धन विधेयक छोड़ दे, नहीं है, दूसरा कोई विधेयक है, तो राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार तो लौटा भी सकता है दोबारा। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित करके राष्ट्रपति को पास भेज दिए दोबारा, तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए, लेकिन अब राज्य को लेकर अगर कोई बात आ जाए, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे हम लोग देखे थे ऊपर में राष्ट्रपति को लोकसभा राज्यसभा में कोई दोबारा भेज दे रहा था, मतलब राष्ट्रपति को तो पुनर्विचार के लिए, मतलब कि राष्ट्रपति भेज दे रहा था संसद में, फिर संसद दोबारा भेज दे रहा था उसको, तब उसको पास ही करना पड़ जा रहा था, वो बाध्य था। लेकिन यहाँ पे वो बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है कि देंगे ही देंगे। वहाँ पे था कि देगा ही देगा, लोकसभा राज्यसभा वाला भेजे तो, लेकिन यहाँ पे जो है राज्य वाला अगर भेजे, राज्य विधायिका किसी संशोधन को बिना संशोधन पुनः अगर विचार राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति सिर्फ अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होता है, क्योंकि वो राजा है भाई, राज्य के लिए थोड़ी अपना अथी करेगा। तो इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो का निरस्त नहीं कर सकती है। लेकिन वही है कि लोकसभा राज्यसभा वाला जो विधायिका है वो क्या कर सकता है? वीटो को निरस्त कर सकता है दोबारा अगर भेज दे तो। इसके अतिरिक्त संविधान का यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। ये भी कोई समय सीमा नहीं है कि राज्यपाल के द्वारा जो राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा गया विधेयक है उस पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय देगा, कोई सीमा ही नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर भी अपना जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, रख सकता है अपने पास। राष्ट्रपति बतेबा नहीं करेगा पास करे कि नहीं करे, जितना मन दे उतना रख लेगा, जिंदगी वो रख लेगा। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्तीय आयोग के सिफारिशों, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट अनुच्छेद 112 हम लोग देखे थे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन के संसद के पटल पर रखवाया जाता है। क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग जो हो गया, इसकी सिफारिशों और वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट 112 अनुच्छेद 112 और नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसके प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन के संसद के पटल पर रखवाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। केवल वीवी गिरी जो हैं, केवल वीवी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। केवल वीवी गिरी के जो निर्वाचन था, निर्वाचन के समय दूसरा चक्र का मतगणना करना पड़ा। दूसरा चक्र का क्या करना पड़ा? मतगणना करना पड़ा। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कौन थे? जो 1 बार चुनाव में हार गए थे लेकिन निर्विरोध जीत गए, फिर वही थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक ना। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। उपराष्ट्रपति यहीं तक हम लोग को मिला था। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स। यहाँ से प्रकाश पढ़ना है, पेज नंबर 296। ठीक है, फिजिक्स ज़्यादा ना है, 2-3 पेज है और यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है। कहाँ गया जी? 3 पेज से ज़्यादा है, बहुत है। यहाँ तक पढ़ना है,
मतलब टोटल अभी हम लोग को फिजिक्स ही पढ़ना है नहीं, तो 2 चैप्टर इसमें, तो 3 चैप्टर लगेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं।